ठीक है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole electrons from the last shell of a neutral gaseous atoms। बेटा एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। 1 मोल न्यूट्रल गैसियस एटम्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो इंथैल्पी चेंज होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बेटा, ये देखो इधर सोडियम 281, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पीछे कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल है। 1 मोल सोडियम एटम्स यानी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। हर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि आखिरी शेल में। तो बेटा 1 मोल सोडियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या फॉर्म हो जाएंगे? 1 मोल सोडियम आइंस। और बेटा जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में से रिलीज होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो इंथैल्पी चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि सोडियम का कितना है बेटा? 495 किलो जूल्स पर मोल। प्लस साइन किस चीज को शो करता है? डेल्टा एच में, कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यानी बेटा अगर आपको सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको 495 किलो जूल्स एनर्जी 1 मोल सोडियम को देनी पड़ेगी, जब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है भाई। अब देखो मेन फैक्टर जो अफेक्ट करता है ना इसको, वो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल, क्योंकि ऑब्वियसली आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ा हुआ है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन ने। ऐसा ही है ना कि भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है किसने? न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल ने। ऐसा ही है। तो बेटा आखिरी शेल पर जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी ना न्यूक्लियस की, उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर जितनी कम अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, उतनी ही आसानी से यानी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो आखिरी शेल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम। ठीक है भाई, आखिरी शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल, more will be the ionization energy required to remove electrons and vice versa। इसके बाद क्या है बेटा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से इनवर्स रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एटॉमिक साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल का फासला ज्यादा होगा, है ना भाई। एटम जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान फासला उतना ही ज्यादा होगा। और बेटा आपने सुना होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो जितना दूर होते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्क्वायर टाइम्स कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितना बड़ा एटम होगा, न्यूक्लियस और आखिरी शेल उतना ही दूर होगा, बेटा अट्रैक्शन उतनी कम होगी, और अट्रैक्शन कम तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, एटॉमिक साइज कम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर शेल्स का क्या होता है जरा समझे। अब बेटा देखो, ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल है, लेट सपोज ये बेटा दूसरा शेल है, ठीक है भाई, ये तीसरा शेल है। अब आसान सी बात यह है कि एटम के न्यूक्लियस और लास्ट शेल, वैलेंस शेल, इनके बीच में भी शेल्स होते हैं जिन्हें इनर शेल्स कहा जाता है। और आमतौर पे ये इनर शेल्स
कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और बेटा ये इनर शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द ऐसी शील्ड बनाते हैं। शील्ड, शील्ड किसे कहते हैं? जो रोकती है, रुकावट। तो बेटा ये इनर शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द ऐसी शील्ड बनाते हैं जो रोकेंगे। शील्ड है तो शील्ड का काम क्या होता है? रोकना। किस चीज को रोकेंगे? न्यूक्लियर अट्रैक्शन को। ठीक है बेटा, कहां पर पहुंचने से रोकेंगे? आखिरी शेल तक। तो बेटा ये इनर शेल्स जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोक रहे हैं, आखिरी शेल तक पहुंचने की से रोक रहे हैं, इससे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी वाक़ई हो जाती है। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। रिमेंबर, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी हो जाना। डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल। ठीक है बेटा, लास्ट शेल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी हो जाना किस वजह से? इनर शेल्स की वजह से, जो शील्ड की तरह न्यूक्लियर अट्रैक्शन को आखिरी शेल तक पहुंचने से रोकते हैं। बेटा ये इफेक्ट क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर सिर्फ एक शील्ड है, यानी एक इनर शेल है, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, रुकावट कम होगी, तो ज्यादा अट्रैक्शन पहुंचेगी आखिरी शेल पे। अगर दो शेल है, दो शील्ड्स हैं, तो अब बेटा शील्ड ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। एक और इनर शेल लगा दो, तीन इनर शेल हो गए, तो तीन शील्ड्स हो गई, तो अब रुकावट और बढ़ गई, तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इनर शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होती जाती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होती जाती है। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मैंने बताया था कि एक बात बस ध्यान में बिठा लो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ते हैं। जो कुछ भी होगा वो इसी वजह से होगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ते हैं। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल का फासला बढ़ता रहेगा, उससे आखिरी शेल पर अट्रैक्शन में कमी होगी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होने लगेगी। इसी तरह जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं। टोटल शेल्स बढ़ेंगे तो इनर शेल्स भी बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी और इससे आयनाइजेशन पोटेंशियल मजीद कम होगी। तो बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और इन दोनों के बढ़ने से आखिरी शेल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो जाती है। पीरियड में मैंने बताया था जो भी चेंज होती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए शेल्स सेम होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो यही बेटा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, शेल्स की तादाद सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शेल्स पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, सारे शेल्स पे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आखिरी शेल पे भी बढ़ेगी, और आखिरी शेल पर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगी। आप खुद देखो कि मेन फैक्टर ये है न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल, कि आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम, आखिरी शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा। ये दोनों फैक्टर इसको चेंज कर रहा है और इसको चेंज करके आयनाइजेशन पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं। जैसे एटॉमिक साइज मैंने बताया ना, बड़ा होगा तो आखिरी शेल दूर होगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी, तो एटॉमिक साइज से भी ये रिलेट हुआ। शील्डिंग इफेक्ट का क्या बताया कि आखिरी शेल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी हो जाती है इनर शेल्स की वजह से। समझ में आ रही है बात? तो ये मेन फैक्टर है, और ये दोनों नीचे वाले जो है ना वो इस मेन फैक्टर को चेंज करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट आईपी एंड सेकेंड आईपी क्या होती है? बेटा एक न्यूट्रल एटम में से जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके लिए जितनी एनर्जी दूंगा वो कहलाएगी फर्स्ट आईपी। और एक मोनोवेलेंट कैटाइन यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसपे +1 चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? सेकेंड आईपी। अब इसको ऐसे समझ लो, एक न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दे रहा हूँ वो फर्स्ट आईपी है। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? +1। उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दूंगा वो कहलाएगी सेकेंड आईपी। लेकिन ओवरऑल आप ऐसे याद रखो
कि एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा वो फर्स्ट आईपी है, और एक +1 कैटाइन मोनोवेलेंट कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दूंगा वो सेकेंड आईपी है। अब सेकेंड आईपी की वैल्यू फर्स्ट आईपी से ज्यादा होती है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जब फर्स्ट आईपी के जरिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, ठीक है बेटा, जब फर्स्ट आईपी के जरिए पहला इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा, जब फर्स्ट आईपी के जरिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है ना, तो अब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद रिलेटिवली कम हो गई और प्रोटॉन्स की तादाद उसके कंपैरिजन में बढ़ गई। प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ गई तो बेटा शेल्स पर अट्रैक्शन बढ़ गई, शेल्स पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बेटा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इस वजह से सेकेंड आईपी फर्स्ट आईपी से ज्यादा होती है। एल्कली मेटल्स की सेकेंड आईपी बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी छोड़ दो, इतनी बात करो कि वाई सेकेंड आईपी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज वेरी हाई। एल्कली मेटल्स, बेटा एल्कली मेटल्स की सेकेंड आईपी बहुत ही ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बेटा जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, तो अब आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो सेकेंड लास्ट शेल से निकालना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट शेल जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, सेकेंड लास्ट शेल जो कि न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, ऐसे शेल में से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि एल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट आईपी देकर वो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकेंड लास्ट शेल में से, जो कि बेटा न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, और ऐसे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। इसी वजह से बेटा एल्कली मेटल्स की सेकेंड आईपी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से, करके चैप्टर को खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बेटा मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है एटम्स जुड़े हुए होते हैं, और उनके दरमियान क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही होता है बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एटम्स के दरमियान क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अभी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दोनों एटम्स के बीच में होता है, तो बेटा याद रखिएगा दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इसे अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होंगे यानी कि अट्रैक्शन की सलाहियत कम होगी, वो उसे उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली दूसरा जो है, जी बेटा हम ना पुरानी स्लाइड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं हो रहा आपके पास? है भाई? अच्छा, हाँ भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि मॉलिक्यूल में एटम्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दो एटम्स के बीच में है, तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स की तादाद अगर इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली एक की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की और दूसरे की कम होगी। बहरहाल मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो सलाहियत होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की सलाहियत शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की
वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेटा मेन फैक्टर यही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल relative to hydrogen or carbon in this case, yeah we can say that। ये तो मैं अभी जनरली बता रहा हूँ, ये तो मैं जनरली बता रहा हूँ ना अभी, वैसे तो आप अच्छा भाई। नाउ अगेन मेन फैक्टर यही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल। ऑब्वियसली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में होते हैं, लास्ट शेल में ना। तो लास्ट शेल पर जितनी अट्रैक्शन होगी शेयर्ड पेयर पे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन लगेगी। तो इसलिए मेन फैक्टर यहाँ भी क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि भाई आखिरी शेल पर, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। ये दोनों फैक्टर वही बेटा, इसको चेंज करेंगे। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आखिरी शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा। तो मेन फैक्टर यही है। अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप में सारी चेंजेस किस वजह से होती हैं कि शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसकी वजह से आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज। बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए मैंने क्या बताया था कि शेल्स की तादाद सेम होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, इससे बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है तो इसी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ रही थी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल है लिनस पॉलिंग स्केल कहलाता है। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है बेटा। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। कितनी वैल्यू है इसकी, 4। जबकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, सीजियम, जिसकी वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है भाई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज सीजियम। लास्ट चैप्टर एंड हो जाएगा बेटा इस पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूट्रल गैसियस एटम्स। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे की ऑपोजिट है, ठीक है भाई, क्या है एक दूसरे की ऑपोजिट। वहां पे मैंने क्या बताया था कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने हैं न्यूट्रल एटम से तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको उल्टा कर दो बेटा, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम्स में गेन कराना है तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इंथैल्पी चेंज का मतलब पता है ना सबको, इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है। बेटा ये इतना ज्यादा हम फ्रीक्वेंटली इंटर में यूज नहीं करते, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों को कभी कभी इंथैल्पी चेंज समझ में नहीं आ रहा होता। बेटा ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी। भाई किसी भी प्रोसेस में हीट का अमाउंट जो बाहर निकला यानी कि इवॉल्व हुआ या एब्जॉर्ब हुआ उसे एंथैल्पी चेंज कहता है, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी प्रोसेस में हीट का जो अमाउंट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ उसे एंथैल्पी चेंज कहता है, ठीक है भाई। अब अगर प्रोसेस क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में से निकालना, ठीक है भाई। अगर प्रोसेस क्या है, न्यूट्रल एटम्स में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालना, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर प्रोसेस क्या है,
कि न्यूट्रल एटम्स में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स डालना, गेन कराना। तो अब जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा 1 मोल क्लोरीन एटम्स है 287, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो 1 मोल क्लोराइड आइंस बनेंगे, 348 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, नेगेटिव साइन मतलब इवॉल्व होगी। ये हीट एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सब कुछ सेम है आगे, वही मेन फैक्टर है न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन लास्ट शेल। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन होके कहाँ आता है, आखिरी शेल में आता है ना। तो आखिरी शेल पर जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगी इलेक्ट्रॉन पर, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह एटॉमिक साइज, एटम बड़ा होगा आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उससे भी आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होगी। तो वही वाली सारी बातें, ठीक है भाई। ट्रेंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मैंने क्या बताया था, जो भी होगा उसकी वजह क्या है, शेल्स का बढ़ना। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ता है। शेल्स के बढ़ने से क्या होता है कि एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, इससे आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होती है, और इसी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हुई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैंने बताया था सारी चेंजेस का एक ही कॉज है, और वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। तो बेटा जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन शेल्स पे बढ़ेगी, इसी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी थी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। दैट्स ऑल बेटा, यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हो गया। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, 30 सेकंड में या 1 मिनट में मैं इसको एंड कर दूंगा।